हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट हेल्थ, प्रैक्टिस एंड हेल्थ। ठीक है, उसमें हम लोग कब तक कर चुके हैं कि हमें हेल्दी रहने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो हमारी पर्सनल हैबिट्स होती हैं वो कितनी कैसी होनी चाहिए। उसमें हम लोग ने सबसे पहले किया था कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, यानी बहुत सुबह उठना चाहिए ताकि फ्रेश महसूस कर सकें। सेकंड कहा था कि उसके बाद हमें केयर करनी चाहिए अपने टीथ्स की। ठीक है, उसके बाद कहा था केयर ऑफ बॉल्स, यानी कि टॉयलेट्स वगैरह अच्छे से फ्रेश अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर हमने कहा था बाथिंग, कि नहाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। जो फिफ्थ नंबर हमारा आ रहा है वो आ रहा है एक्सरसाइज। ओके, ये लास्ट पॉइंट आपका आता है अभी इस में लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज का। ओके, एक्सरसाइज क्या होती है कि एक्सरसाइज इज नेसेसरी एट ऑल पीरियड्स ऑफ लाइफ। एक्सरसाइज हर पीरियड में लाइफ के में नेसेसरी होती है, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे एडोलसेंट हैं, सबके लिए एक्सरसाइज उनके जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग या उनका जो डाइट है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, इट इवन हेल्प इन द डिलेइंग एंड aging process in older adults. Organized jumps and sports are a sound method of doing physical exercise for children. कह रहे हैं कि जो एक्सरसाइज होती है वो बच्चों के लिए, यंग्स के लिए, अडल्ट्स के लिए, सबकी ग्रोथ जो है ना वो अच्छे से कर देती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मतलब बूढ़े होने का प्रोसेस है, ठीक है, अडल्ट बूढ़े होने का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्लो हो जाता है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो, यानी कि ज़्यादा टाइम तक हेल्दी रह सकते हैं। ओके, यंग रह सकते हैं। उसके बाद है अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूड वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग। बहुत सी अलग अलग फॉर्म हो सकती है एक्सरसाइज की। आप योगा कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है, एरोबिक्स कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को, अपनी बॉडी को जो है वर्किंग कंडीशन में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं पर्सन्स डूइंग हार्ड मैनुअल वर्क ड्यूरिंग द डे नीड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग देयर स्पैन टाइम। मतलब जो लोग अपने नॉर्मल रूटीन में बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो फिज़िकल वर्क कहते हैं, जैसे लेबरर क्लास के जो होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा काम करते हैं जो दिन भर मेहनत कर रहे हैं, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उस टाइप के लोग जो पर्सन होते हैं उनको इस तरह की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने डेली लाइफ में बहुत सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, और उन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो इस तरह से इतना कर सके। वो अपना बस मेंटली जो है वो फ्रेश रहने की कोशिश करते हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट वगैरह कर लेते हैं इस तरह। ठीक है, और उन्होंने कहा है पर्सन हुज ऑक्यूप, नेक्स्ट पेज पे है ये, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कर रहे हैं हम। ठीक है, पर्सन हुज ऑक्यूपेशन इज़ सेडेंटरी, लाइक ऑफिस वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं सारा दिन लैपटॉप में या पीसी के आगे बैठे हैं, कोई इस टाइप का वर्क कर रहे हैं, बैंक्स के एम्प्लॉयज़ हैं, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं जिनका सिर्फ एक चेयर पे बैठने का काम रहता है, स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बैठ कर पढ़ते हैं, यानी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही है उनकी। तो उन लोगों को जो है उन लोगों को अपने लिए कुछ करना चाहिए, उन लोगों को ज़रूरत होती है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी करें। ठीक है, उसके बाद है नीड फिजिकल एक्सरसाइज इन देयर स्पाम टाइम, जो अपना खाली टाइम होता है उसमें फिजिकल एक्टिविटी वो कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू कीप देयर मस्कुलर, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी। और जिसकी वजह से जो वो बैठे हुए लोग हैं उनका भी मस्कुलेटरी सिस्टम है, मसल्स ठीक ठाक रहें, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से रहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करे, सांस अच्छे से आ जाए। तो ये सब के लिए जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं या उनका बैठने का काम है उनको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ना कि जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके मुकाबले। ठीक है, समटाइम्स वी डू एक्सरसाइज फॉर कंपटीशन, कुछ बार हम एक्सरसाइज करते हैं कंपटीशन में लड़ने के लिए। वट एवर बी पर्पज़ ऑफ डूइंग एक्सरसाइज इट शुड बी डन सिस्टमेटिकली एंड रेगुलरली।
कोई भी पर्पज़ हो सकता है एक्सरसाइज करने का, चाहे अपनी बॉडी को ठीक रखना है, बीएमआई को प्रॉपर करना है, चाहे हम कह सकते हैं कि हमें अपने बीएमआई प्रॉपर करना है, चाहे हम कह सकते हैं हमने अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, ठीक है, हम कुछ भी करें, लेकिन मेन काम क्या होता है उसका एक्सरसाइज करने का, वो हमें रेगुलर रखना चाहिए और सिस्टमेटिक वे में रखना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन से रूल हैं जो हमें इस टाइम पे ड्यूरिंग एक्सरसाइज रखने चाहिए। सबसे नंबर 1 पे आ रहा है, इन्होंने कहा एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड इन द ओपन। एक्सरसाइज की कोशिश ये होनी चाहिए कि खुले स्थान पे हो। अब खुले में नहीं भी हो सकता तो चलो अपनी छत पे कर लें, ठीक है, अपने बरामदे में कर लें, इस टाइप से एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड इन्होंने कहा है Self exercise should never be done within 2-3 hours or consuming food the desirable gap in 3 hours। जब खाना खा लेते हैं उसके 2-3 घंटे तक हमें हार्ड जो एक्सरसाइज है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 3 घंटे का अगर गैप होता है तो उसके बाद एक्सरसाइज करना अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वाइल डूइंग एक्सरसाइज ए पर्सन शुड ब्रीथ थ्रू द नोज। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी भी जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसे मुंह के बजाय नाक से सांस लेना चाहिए। फोर्थ है एक्सरसाइज शुड बी बेस्ड ऑन द एज, सेक्स, प्रोफेशंस एंड फिजिकल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। एक्सरसाइज सभी एक्सरसाइज सबके लिए नहीं होती हैं, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, प्रोफेशंस वो क्या काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और उनकी फिजिकल एबिलिटी कितनी है, कितने उनके शरीर में ताकत है, उसके हिसाब से एक्सरसाइज की जाती हैं, ठीक है। जो ज़्यादा एज्ड होता है उसे हल्की एक्सरसाइज दी जाती है, उन्हें कोई सिम्टम्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, बैक प्रॉब्लम है, नीज में कोई प्रॉब्लम है, तो उससे उन एक्सरसाइजों को अवॉइड कराया जाता है जो उन्हें ज़्यादा परेशान करेंगी, ठीक है। फॉर ए बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड बी एक्सरसाइज्ड। अगर हमें पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है अपनी बॉडी की तो हमें अपनी बॉडी के हर पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज करनी होती है। नेवर अटेम्प्ट वार्मिंग अप ऑफ बॉडी शुड बी डन बिफोर डूइंग एनी हार्ड वर्क। जब भी हम कोई हार्ड वर्क करने जा रहे हैं, कोई ज़्यादा मेहनत का काम करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए। मीन्स हमें अपनी बॉडी को गर्म कर लेना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह के झटके ना आए या मसल्स पेन ना हो, ठीक है। नेवर अटेम्प्ट एनी सब एक्सरसाइज विदाउट प्रॉपर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि हार्ड हो और आपको उसकी प्रैक्टिस भी ना हो, और आप उसे करेंगे तो आपकी बॉडी में एकिंग भी होगी और मे भी कोई इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। और वार्म अप होने से पहले भी अगर एक्सरसाइज करते हो तो भी इंजरी के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक्सरसाइज शुड नॉट बी डन विद जग्स। वो कह रहे हैं कि एक्सरसाइज को आप ये नहीं कह सकते कि बहुत एकदम से मतलब झटके से करना चाहिए या एकदम से मतलब झटके लगा लगा के नहीं करना चाहिए, बड़ा स्लो धीरे धीरे प्रोसेस में किसी एक्सरसाइज को करना चाहिए, बहुत स्पीडली नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज शुड बी डन अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी, वन शुड बी स्टॉप्ड व्हेन फैटिग्स सेट इन। वो कह रहे हैं एक्सरसाइज को अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अनुसार करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर ले या फिर एकदम से रोक दे, ठीक है। जब लगे कि हमारी बॉडी इससे ज़्यादा नहीं कर पा रही है तो हमें उसे रोक देना चाहिए। एक्सरसाइज शुड बी डन रेगुलर एंड डिज़ायरेबल इंटरवल्स। एक्सरसाइज को रेगुलर करना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, और जितना जितना बीच में गैप चाहिए वो भी देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस पागलों की तरह एक बार लग गए तो बस शुरू हो गए, कोई भी दिन देखा ना रात देखा, लगे रहे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ एक टाइम पे होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं प्रॉपर रेस्ट इन एसेंशियल आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद एक प्रॉपर रेस्ट बॉडी का बनता है ताकि मसल्स को रेस्ट मिल सके, आराम मिल सके। पर्सन्स विद some heart trouble should not do sudden और serve exercise। जिन persons को heart की problems रहती है, heart disease है, उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाला एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। some of the beneficial effects of doing exercise are, कुछ और भी अच्छे इफेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइज करने से, जैसे पहला हम कहेंगे द मसल्स इंक्रीज इन साइज एंड बिकम कैपेबल टू डूइंग मोर वर्क। हमारी मसल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है और ज़्यादा काम करने के लिए कैपेबल हो जाती है, हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं, हमारी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है।
उसके बाद वो सेकंड पॉइंट बता रहे हैं, डूज टू एक्सरसाइज द मसल्स आर ब्रॉट मोर अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, दस बेटर न्यूरो मसल्स कोऑर्डिनेशन डेवलप इन मसल्स। वो कह रहे हैं कि जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स हमारी डिज़ायर के अनुसार ही काम करने लग जाती हैं, जैसा हम चाह रहे हैं वो उतना ही काम करती हैं, और उनका यानी हमारी मसल्स का और हमारे माइंड का एक ही सिस्टम बन जाता है। हम जैसा चाहें हमारी मसल उतना हमारी बॉडी हमारे साथ देती है, हमारी मसल्स हमारा साथ देती हैं। द नर्वस सिस्टम इज स्ट्रेंथन्ड, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, जो नर्व्स का सिस्टम है, जो पूरे बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं जिनकी वजह से हम लोग तुरंत वो काम करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को सोचने समझने की जो शक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एपिट्यूट एंड डाइजेशन ऑफ फूड इम्प्रूव्स, और हमारा भूख बढ़ जाती है, और भूख बढ़ने के साथ साथ हमारी डाइजेशन जो है ना फूड की वो भी बढ़ जाती है। जी, हमारी भूख बढ़ जाती है और जो खाने को डाइजेशन करने का सिस्टम है वो भी अच्छे से चलने लगता है। उसके बाद वो कह रहे हैं नंबर 5 है हमारा, किडनीज एंड बॉल्स आर स्टिमुलेटेड thereby aiding in the process of elimination of waste material from the body। जो हमारी किडनी है, जो हमारे आप कह सकते हो लंग्स हैं, किडनी हैं, और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा रहा है वो सब काम भी बहुत अच्छे से होने लग जाता है, और बॉडी जो है वो एकदम फ्रेश फील करती है। द हार्ट इज स्ट्रेंथ एंड द कोस्ट ऑफ आर्टरीज बिकम स्ट्रोंगर। जो हार्ट है वो भी एक पावर, मतलब उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, ताकतवर हो जाता है, थोड़ा सा उसकी पावर बढ़ जाती है, और जो आर्टरीज होती हैं वो भी अच्छे से काम करने लगती हैं। एक्सरसाइज एड्स इज प्रिवेंटिंग, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक्सरसाइज इज प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। उसने कहा है कि एक्सरसाइज करने से शरीर में ओबेसिटी मतलब मोटापा भी नहीं आ पाता है। एक्सरसाइज प्रिवेंट्स मैनी डिजीज, एक्सरसाइज करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इट इंक्रीज लाइफ स्पैन, और ये हमारी एज को भी क्या है लंबा करता है, तो मैंने मतलब बढ़ा करता है, मतलब हम ज़्यादा टाइम तक लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने 5 आपको पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था हमें जल्दी उठना चाहिए। सेकंड मैंने बताया कि अपने टीथ को कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तीसरा मैंने बताया कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है यानी कि स्टूल वगैरह पास करने का प्रोसेस कैसे रहना चाहिए। चौथा मैंने आपको बताया कि बाथिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है हमारे लिए हेल्दी रहने के लिए। पांचवा मैंने आपको बताया अभी कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो छठा पॉइंट है वो हमारा आ रहा है रेस्ट एंड स्लीप, यानी हमने ठीक है बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, बहुत सारा काम कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें रेस्ट भी करना है, और रेस्ट और स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आफ्टर एनी हार्ड वर्क taking rest assumes great importance because without proper rest and organs of our body can soon get warm। हमें बहुत हार्ड वर्क करने के बाद एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी उसमें सुधार हो जाता है, एक तरह से उसकी रिपेयर हो जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज और डूइंग वर्क विदाउट प्रॉपर रेस्ट इन, एक सेकेंड, proper rest in between is like putting an extra burden on our body and which the body may not be able to bear। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि अगर हम रेस्ट नहीं करते तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा बर्डन डल जाता है, और हमारी बॉडी बिना रेस्ट के फिर बहुत काम को अच्छे से नहीं कर पाती है। वन कैन टेक रेस्ट बाय स्टॉपिंग एन एक्टिविटी एंड सिटिंग और लेइंग डाउन, द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग रेस्ट इन थ्रू स्लीप। अगर किसी ने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, तो उसके लिए सबसे अच्छी जो आप कह सकते हो कि मतलब एक्सरसाइज है अपनी बॉडी को ठीक ठाक करने की, वो आप कह सकते हो लेटना भी हो सकता है, बैठना भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो बैठे चाहे वो लेटे, और लेकिन सबसे अच्छा होता है कि वो सो जाए। अगर बढ़िया एक्सरसाइज करी है आपने और आप अच्छी नींद ले रहे हो तो इसका मतलब कि आपकी जो लाइफ है वो आगे आने वाले टाइम में उसकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ने वाली है, ठीक है।
उसके बाद वो कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द एज एंड ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। हमें कितना सोना चाहिए ये हमारी एज पे और हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जनरली स्पीकिंग स्लीप आवर्स शुड बी एज अंडर, जो एज बताई है उसके अकॉर्डिंग हमें कितना टाइम ज़्यादा सोना चाहिए ये बताया गया है इन्होंने। जो है चिल्ड्रन अंडर 4 ईयर्स ऑफ एज, जो 4 साल से छोटे बच्चे हैं वो 16 आवर्स तक सोएं तो बेटर है, ठीक है। और जो 4 से 12 साल तक के बच्चे हैं 4 to 12 ईयर्स, वो 12 आवर्स सोएं ओके है। अगर 12 से 16 की अगर बात कर रहे हैं अडल्ट्स की, यानी कि वो 10 आवर्स सोते हैं तो ठीक है। बट जो नॉर्मल पर्सन हैं, एवरेज अडल्ट हैं, यानी जो अडल्ट हो चुके हैं 18 हैं उससे अबाव हैं, वो 7 to 8 आवर्स सोएं तो उनकी नींद जो है वो सफिशिएंट होती है, इतना स्लीप उनके लिए, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं चिल्ड्रन require a long period of rest as they have to work and play, and also because most of their growth takes place in the bed। बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको जो है ज़्यादा देर तक आप कह सकते हो कि आराम करना होता है, क्योंकि वो काम तो कुछ करते हैं, क्योंकि वो काम करें और उसके बाद वो खेले, फिर उन्हें क्या करना है, जो बहुत छोटे हैं वो तो सिर्फ सोते रहते हैं। और ये कहा भी जाता है कि वो जितना ज़्यादा सोते हैं उतना ज़्यादा ग्रोथ होती है उनकी, ठीक है। तो अगर वो नींद अच्छी नहीं लेते, बहुत छोटे बेबी जो इन्फेंट होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे जो शिशु होते हैं, बहुत छोटे, 1 साल से छोटे कह लो आप, 2 साल के कह लो आप, बहुत छोटों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वो अगर जितना ज़्यादा सोते हैं तो उतनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होती है, क्योंकि बहुत अच्छी नींद जो मिलती है उसके कारण उन्हें उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। और नींद भी ऐसी होनी चाहिए जो एकदम शांत जगह पे हो, एकदम जो वेंटिलेशन जो है वो अच्छा हो, यानी हवा भी क्रॉसिंग अच्छी हो, अच्छी सी नींद लेनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको 6th पॉइंट बताया था। अब हमारा आ रहा है 7th पॉइंट कि इन सब के अलावा क्या होना चाहिए। इन सब के अलावा एक बैलेंस डाइट होती है जो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस डाइट में क्या है, ए रेलवे इंजन ड्राइव्स, सॉरी, वो कह रहे हैं रेलवे इंजन ड्राइव्स एनर्जी फ्रॉम स्टीम। अब एक अगर हम रेलवे के इंजन की बात करते हैं तो क्योंकि वो एक मशीन है और उसमें जो एनर्जी आ रही है वो स्टीम से आ रही है, डीजल से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। इसी तरह जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, ठीक है। और जो एनर्जी हमें फूड से मिल रही है, हम कह सकते हैं कि वो एज इट इज़ हमारे पास नहीं होती, बल्कि एनर्जी ड्राइव्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड फूड स्टफ हेल्प अस। जो एनर्जी होती है वो ऑक्सीकरण के से प्राप्त होती है और उसके बाद जो एनर्जी हमें मिलती है ना फूड से पहले उसमें ऑक्सीजनीकरण होता है उसका, और उसके बाद वो एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। और किस किस टाइप से मिलती है और क्या क्या हेल्प करती है वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है। जब हम काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमें डिजीज़ से बचाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ठीक है। इन द रिपेयर ऑफ वॉर्म्स और आउट टिश्यूज़, अगर हमें कोई घाव लग गए हैं, कहीं चोट हो गई है, कोई हमारी मसल्स की टूट फूट गई हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फूड स्टफ आर अवेलेबल ऑन अर्थ हुज क्वालिटी एंड एनर्जी गिविंग properties differ, but all the essential nutrition required for proper development and health of man are not found in a single substance। वो कहते हैं कि हमारे धरती पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हम ये नहीं कह सकते, देखो खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, लेकिन जो मानव को ग्रोथ के लिए चाहिए, मनुष्य को ग्रोथ के लिए चाहिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें किसी एक चीज़ में मिले ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ती हैं ताकि हमारी बॉडी को सारी चीज़ें मिल सके, ठीक है। और उन सारी चीज़ों को मिलने के लिए हमें अपने फूड आइटम्स में बहुत सारी चीज़ें, वेरियस टाइप के फूड्स लेने पड़ते हैं। और वो वेरियस टाइप के फूड जो हैं वो
ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्हें केमिकल कंपोजिशन में रखा गया है। जैसे कुछ में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कुछ में प्रोटीन होता है, कुछ में फैट्स होते हैं, कुछ में मिनरल साल्ट होता है, कुछ में विटामिन होते हैं। तो वो अलग अलग चीज़ है कि ये सब चीज़ें हमें लेनी पड़ती है, तब हमारी डाइट जो है वो एक बैलेंस डाइट होती है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कीपिंग इन द व्यू ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फूड स्टफ्स, it has been suggested that the ratio of carbohydrate, protein and fats, सजेस्ट किया गया है कि रेशो क्या होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट्स का। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो 4 की क्वांटिटी में होनी चाहिए, प्रोटीन 1 की में, और फैट भी 1 की क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये तो हुआ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी में एक बैलेंस डाइट के लिए। और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अमाउंट में मिनरल साल्ट भी रिक्वायरमेंट होता है, विटामिन्स भी रिक्वायर होते हैं। ठीक है, वाटर भी रिक्वायरमेंट होती है, ये सब चीज़ें भी हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट of a balanced diet, it is also important to note as to how and when we eat। अब ठीक है, हमने बैलेंस डाइट ली, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ता है बैलेंस डाइट के साथ कि हम कब कब डाइट ले रहे हैं और किस किस टाइम ले रहे हैं, और हमें किस टाइम डाइट कौन सी लेनी चाहिए और किस टाइम किस डाइट को लेने से बचना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमें किस तरह से खाना चाहिए फॉर प्रॉपर डाइजेशन। अगर खाने को अच्छे से पचाना है तो फूड टेकन शुड बी चाउड, जो खाना हमने खाया है वो अच्छे से प्रॉपरली चबाया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके टुकड़े हो जाएं छोटे छोटे और हमारी बॉडी हमारे माउथ में जो सलाइवा है उसमें मिक्स हो जाए और उसकी डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो स्लेवरी ग्लैंड इन होती है मुंह में, उसके अंदर से अच्छे से उसकी डाइजेशन हो सके, जो हमारी लार बोलते हो ना आप लोग, उसमें अच्छे से उसकी डाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है। नॉट चैविंग द फूड प्रॉपरली कैन लीड द एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन। अगर हम बिना चबाए बहुत जल्दी से कोई खाना खा लेते हैं, बहुत जल्दबाजी में खाते हैं, उसे ढंग से चबाते नहीं हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है बॉडी में, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है। ये आज के टाइम में इंडिया में बहुत भारी प्रॉब्लम है, एसिडिटी की, इंडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की, आम सभी लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ईटिंग फूड एट प्रॉपर इंटरवल इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज द फूड इट टेक्स, एक सेकेंड, yes, because the food is takes eating thing every now and then without proper gap in between meals can cause indigestion। और देखो, हमें जो फूड है ना वो एक प्रॉपर टाइम गैप के अनुसार खाना चाहिए, ना तो हमें सारा दिन खाते रहना चाहिए, ना हमें बहुत लंबे गैप के बाद खाना चाहिए। एक प्रॉपर टाइम मेंटेन करना चाहिए और एक प्रॉपर गैप के अकॉर्डिंग ही हमें खाना चाहिए। ज़्यादा टाइम तक भूखे रहने से भी ओबेसिटी होती है, एसिडिटी होती है, इंडाइजेशन होता है, और बहुत ज़्यादा खाने से भी एसिडिटी और इंडाइजेशन की समस्या होती है। ठीक है, तो हमें हर सिचुएशन को देख के अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा खाने से या बहुत कम खाने से भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे डायबिटीज़ भी हो सकती है, हार्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ठीक है, और जो बच्चे हैं उनमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अनबैलेंस डाइट लेने से बच्चों में फिज़िकल और मेंटल वीकनेस हो जाती है, बहुत सारे उनके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं रहती है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी उन्हें पकड़ लेता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया कि एक अच्छी आप कह सकते हो कि पर्सनल हैबिट जो होती हैं, पर्सनल अच्छी हैबिट, गुड हैबिट्स, वो कैसे हो सकती हैं, हम उन्हें कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 था हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक इसका उठाएंगे। ओके, थैंक यू।